Hello guys, welcome back to our channel part 3 of Avatar The Lord of Warriors। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेल्स में स्वागत है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 11। 3 दिन का समय पूरा हुआ। बुजुर्ग मुखिया के आदेश पर हिमांशी प्रलय की निगरानी करने के लिए झरने के पास आ गई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रलय अब भी चट्टान पर आराम से सो रहा था। वह इस समय उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख सोया हो। उसने सोचा, ये लड़का इतना मूर्ख है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह यहाँ इतने आराम से सो रहा है। यहाँ आने के लिए अग्नि संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य भी तरस जाते हैं। इसे तो इत्मीनान से यहाँ के आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके अपना क्षमता बढ़ाना चाहिए था, पर कहते कहते अचानक हिमांशी की भौहें सिकुड़ गई और वह चुप हो गई। उसने एक गहरी सांस लिया, मानो वह हवा की जांच कर रही हो, और खुद में बड़बड़ाई, अरे, यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर इतना कम कैसे हो गया? पिछली बार जब आई थी तो यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर इतना कम नहीं था। ये कैसे हो गया? थोड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में डूबे रहने के बाद उसने कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर रही हो, जिससे लगातार वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर गिरता जा रहा था। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या इस बारे में बुजुर्ग मुखिया को जानकारी है? हिमांशी ने चिंतनशील होकर सोचा, और इसी बीच उसकी नज़र प्रलय पर टिक गई, जो उसकी ओर पीठ करके सोया हुआ था। उसने उसे अजीब नज़रों से घूरा और उसकी ओर बढ़ने लगी, मानो उसे संदेह हुआ जैसे कि इन सब के पीछे उसी का हाथ हो। प्रलय, जो कि सोने का नाटक करते हुए अपनी दिव्य दृष्टि से हिमांशी पर नज़र रखे हुए था, उसने जैसे ही देखा कि हिमांशी उसकी ओर बढ़ रही है तो उसने फौरन आध्यात्मिक मनके को असक्रिय कर दिया और उसे अपने स्टोरेज अंगूठी में रख दिया और अपने स्टोरेज अंगूठी के आभा को भी छुपा लिया, ताकि हिमांशी उसके स्टोरेज अंगूठी को ना पहचान पाए, और फिर ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे कि वह गहरी नींद में सो रहा हो। हिमांशी जब उसके करीब पहुंची तो उसके सामने जाने से पहले उसने खुद को कुछ पल के लिए रोक लिया और उसे अपनी बाज जैसी तेज नज़रों से स्कैन करने लगी, और जब उसने प्रलय में कुछ भी असामान्य महसूस नहीं किया तो वह उसके सामने आ गई और उसे गौर से देखने के बाद खुद में बड़बड़ाई, ये गधा तो यहाँ मजे से घोड़े बेचकर सो रहा है। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, जी तो कर रहा है कि इसका गला घोट दूं। कुछ पल तक उसे कड़वी नज़रों से घूरने के बाद, सो लो, जितना सोना है सो लो, कल जब तुम्हें सजा दिया जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने आचार्यों के साथ जबान लड़ाकर कितनी बड़ी गलती की थी। हिमांशी का चेहरा प्रलय को देखते हुए कड़वाहट से भर गया था। कुछ देर वह वहीं पर रुककर आश्चर्य से आसपास नजरें घुमाते हुए वहां का मुआयना करती रही, और फिर यहाँ पर हुए गड़बड़ी के बारे में बुजुर्ग मुखिया को जानकारी देने के लिए चली गई। हिमांशी के चले जाने के बाद प्रलय ने फिर से आध्यात्मिक मनके को बाहर निकाल लिया और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरने लगा, और हिमांशी के बारे में सोचते हुए खुद में बड़बड़ाया, हो ना हो वो चतुर लड़की जरूर यहाँ पर आए आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर के गिरावट के बारे में उस बुढ़े को सूचना देने गई होगी। यानी कि जल्द ही वह बुढ़ा इस गड़बड़ी का पता लगाने के लिए यहाँ आएगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना अगर उस बुढ़े को मेरे खजाने का पता चल गया तो वह मुझसे मेरे खजाने छीन लेगा। वह बुढ़ा बहुत शक्तिशाली है, मैं लगातार 50 सालों तक साधना करूंगा तो भी उसके जितना शक्तिशाली नहीं बन पाऊंगा। कुछ ही देर में जब आध्यात्मिक मन का ऊर्जा से भर गया तो उसने उसे छोटे तालाब में खाली करने के बाद अंगूठी से वापस नहीं निकाला, और अंगूठी के आभा को छुपाकर उसे चट्टान के नीचे छुपा दिया। और इस बार उसने सचमुच सोने की कोशिश की, और इस कोशिश के दौरान उसने सोचा, लालच बुरा बला होता, मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं लूँगा। वैसे भी मैंने यहाँ से जितना आध्यात्मिक ऊर्जा अपने पास इकट्ठा कर लिया है, मैं उससे आसानी से नींव निर्माण चरण के दूसरे स्तर पर पहुँच सकता हूँ, और कम पड़ी भी तो देखा जाएगा। फिर उसने एक गहरी सांस लिया और सो गया। करीब 1 घंटे बाद जब वह गहरी नींद में था तो किसी ने उसके पीठ पर एक जोरदार लात मारा, जिससे उसका शरीर कई बार गोल गोल घूम गया और वह लुढ़कते हुए चट्टान के नीचे जा गिरा। तभी उसे एक बुरी आवाज़ सुनाई दी, छोटे बदमाश, सूरज सिर पर आ गया है और तुम अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो।
प्रलय ने खुद को संभाला और जमीन से उठते हुए उस बुजुर्ग मुखिया को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराया, मानो वह आत्मा उपहास कर रहा हो, और फिर सिर झुकाकर विनम्रतापूर्वक बूढ़े का अभिवादन किया। बूढ़े ने प्रलय को कड़वी नजरों से घूरा और उससे सख्त लहजे में कहा, तुम अभी तक सो क्यों रहे थे? बूढ़े की बात सुनकर प्रलय ने आत्मा उपहास में अपने सिर का बाल सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे आचार्य, वो मुझे रात को बहुत नींद आ रही थी और न जाने कब मेरी आंखें लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ कि आपने मुझे जगा दिया। तभी उसने महसूस किया कि एक जोड़ी भर सुंदर आंखें उसे घूर रही थी। उसने जब उस ओर नजरें फेरा तो पाया कि वह हिमांशी थी, जो उसे भावशून्य नजरों से घूर रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुराया और सिर झुकाकर कहा, वरिष्ठ बहन को नमस्कार। बूढ़े की तरह ही उस लड़की ने भी उसके अभिवादन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तभी बुजुर्ग मुखिया ने प्रलय से कहा, लड़के, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। कल जांच में अगर मुझे पता चला कि तुमने अपना कहा शब्द पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें गंभीर दंड दूंगा। प्रलय इस वक्त अपने कपड़े से धूल झाड़ रहा था। उसने उस बूढ़े के बात को बड़ी लापरवाही से नजरअंदाज कर दिया। ये देख बूढ़ा मन ही मन प्रलय पर क्रोधित हो गया। हालांकि उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया और प्रलय के इस रवैया पर उसे कल और कड़ा दंड देने का फैसला किया। फिर वह उसे नजरअंदाज करके उस युवती के साथ वहां से आगे बढ़ गया और वहां का ध्यान से मुआयना करने लगा कि यहाँ के आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर में गिरावट क्यों आई है। उन दोनों के जाने के बाद प्रलय ने राहत की सांस ली और सोचा, हे, लगता है बूढ़े को मुझ पर रत्ती भर भी शक नहीं है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वह मुझे बहुत बड़ा मूर्ख समझता है, जो कभी भी इस गड़बड़ी का कारण नहीं बन सकता। इस बात से प्रलय को बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन मुस्कुराया और चट्टान पर बैठकर साधना के बहाने उन दोनों पर नजर रखने लगा। बुजुर्ग मुखिया और हिमांशी नाम की वह चतुर युवती घंटों वहां पर इधर से उधर घूमते रहे और उस गड़बड़ी का पता लगाने का कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी उस गड़बड़ी को प्रलय से जोड़कर नहीं देखा और न ही उसकी तलाशी लेने गए। बहुत देर बाद जब दोनों कारण का पता लगाने में असफल रहे तो वे वहां से चले गए और दोबारा नहीं आए, जिससे प्रलय को फिर एक बार यहाँ से और आध्यात्मिक ऊर्जा चुराने की लालच हुई, और उसने ऐसा किया भी। अगली सुबह होते होते उसने यहाँ का सारा आध्यात्मिक ऊर्जा अपने छोटे तालाब में संग्रहित कर लिया। इसके बाद ही उसे संतुष्टि हुई। अब वह चुपचाप चट्टान पर बैठा बुलावे का इंतजार कर रहा था। जल्द ही उसे एक नाजुक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा 3 दिनों का वक्त समाप्त हो चुका है। चलो, वरिष्ठ आचार्य तुम्हारे उपलब्धियों को देखना चाहते हैं। बातें थोड़ी सख्ती से कही गई थी, लेकिन आवाज बहुत ही सुरीली थी। प्रलय ने देखा वह हिमांशी थी, जो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। प्रलय ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, लेकिन हर बार की तरह उस युवती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हालांकि जब उसने प्रलय को शांत देखा तो वह हैरान हो गई थी। शायद उसे इस वक्त प्रलय का इतना शांत होना हजम नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि प्रलय नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर न पहुंच पाने के कारण इस समय बहुत परेशान होगा, लेकिन वह तो ऐसे शांत था जैसे कि वह वास्तव में नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंच गया हो। प्रलय की शांति ने भले ही उस चतुर युवती को सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उसने एक बार भी प्रलय का शक्ति जांचने का कोशिश नहीं किया। उसके सोच के अनुसार प्रलय एक निहायती बेकार कचरा था, एक ऐसा बेकार कचरा जिसको उसके आसपास भी भटकने की अनुमति नहीं थी। और वैसे उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि प्रलय इन 3 दिनों में शून्य से नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंच गया होगा। यहाँ तक कि यदि भगवान भी आकर उससे कहते कि प्रलय नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंच गया है तो भी वह उस पर विश्वास नहीं करती। और वैसे उसे इस बात को जानने में कोई रुचि भी नहीं थी कि प्रलय सफल हो पाएगा भी या नहीं, जिसका मुख्य वजह था उस युवती का रैंक। वह नींव निर्माण चरण के 9वें स्तर पर थी। भला उसे इस बारे में जानने में रुचि कैसे हो सकती थी कि कोई नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंचा या नहीं। वह इस समय कुछ जानना चाहती थी तो ये कि झील के आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म कैसे हो गई। प्रलय को साथ में लेकर आगे बढ़ते हुए वह पूरा रास्ता इसी उधेड़बुन में लगी रही। थोड़ी ही देर में वह एक कक्ष के द्वार पर आकर बोली, आचार्य जी को नमस्कार। आपकी प्रिय शिष्या हिमांशी आपके आदेश पर कनिष्ठ भाई प्रलय को लेकर आ चुकी है। तभी अंदर से एक बूढ़ी आवाज ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। प्रलय युवती के पीछे पीछे कक्ष में प्रवेश कर गया।
अंदर जाकर उसने देखा कि वहां बुजुर्ग मुखिया के साथ संप्रदाय के सभी आचार्य मौजूद थे, साथ ही संप्रदाय के कुछ वरिष्ठ शिष्य भी। उसने झुककर सभी का अभिवादन किया। उसके कक्ष में आते ही सभी उसे देखकर बातें बनाने लगे थे। प्रलय ने इतने सारे गुरुओं को देखकर सोचा, हे, लगता है बुड्ढे ने मुझे जलील करने का सारा प्रावधान कर रखा है, लेकिन अफसोस कि मैं जल्दी ही अपनी योग्यता साबित करके उसके योजना पर पानी फेर दूंगा। लेकिन कुछ भी कहो, मेरे लिए इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि यदि मैं इन 3 दिनों में सफल नहीं हो पाता तो ये लोग मेरा क्या हश्र करते हैं। शायद मुझे जलील कर करके मार डालते। उद्धरण चिन्ह। इधर सभी प्रलय को देखते ही बातें बनाने लगे थे। एक आचार्य ने कहा, इस कचरे की तो आज खैर नहीं। दूसरे ने कहा, मैंने सुना था कि इसने उस दिन आचार्यों के साथ अकड़ में बातें की, आज इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। शायद इसे मालूम नहीं कि इसने कितना बड़ा गलती की है। वहां पर किसी भी आचार्य ने एक बार भी यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि प्रलय ने सफलता पाई या नहीं, मानो सभी पहले से ही आश्वस्त हों कि वह सफल नहीं हुआ है, और इसलिए किसी ने भी एक बार भी उसके साधना स्तर का जांच नहीं किया। सभी तो जैसे उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वे चारों ओर से मिलकर प्रलय को जलील करें। तभी कक्ष के चुप्पी को भंग करते हुए बुजुर्ग मुखिया ने प्रलय से कहा, लड़के चलो, मैं सबसे पहले तुम ही से पूछ लेता हूँ, तुमने जो कहा था वह तुम पूरा नहीं कर पाए, इसके लिए हमें तुम्हें कौन सी सजा देनी चाहिए। ये सुन सभी आचार्य आपस में बातें करते हुए तय करने लगे कि प्रलय को क्या सजा देनी चाहिए। तभी कक्ष में प्रलय की आवाज गूंजी, मूर्ख बुड्ढे, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या। प्रलय ने जैसे ही इतना कहा कक्ष में सन्नाटा छा गया, मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। अब आगे क्या होने वाला है, जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। चैप्टर 12, प्रलय का दुस्साहस। प्रलय ने साधना में सफलता पाई है या नहीं, इसकी जांच किए बिना ही बुजुर्ग मुखिया उसे सजा देने की बात कहने लगा था, जिस वजह से प्रलय चिढ़ गया था और उसने बुजुर्ग मुखिया को मूर्ख बुढ़ा कह दिया था। उसके इस बात से सभा में सन्नाटा छा गया था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। कुछ पलों की चुप्पी के बाद आचार्यों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। मुखिया को देखते हुए एक आचार्य ने अपने बाजू में बैठे आचार्य से फुसफुसाते हुए कहा, क्या अभी अभी आपने भी वह बात सुनी जो मैंने सुना, या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया। दूसरे आचार्य ने धीमे स्वर में पूछा, आपने क्या सुना। पहले आचार्य ने बुजुर्ग मुखिया पर तिरछी नजर डालते हुए दबी आवाज में जवाब दिया, मैंने सुना कि अभी अभी उस लड़के ने बुजुर्ग मुखिया को मूर्ख बुढ़ा कहा, क्या आपने भी वही सुना। दूसरे ने सिर हिलाते हुए फुसफुसाया, हाँ, मैंने भी वही सुना जो आपने सुना। इसका मतलब हमने जो सुना वह सच था। उस लड़के ने सचमुच हमारे संप्रदाय के बुजुर्ग मुखिया को मूर्ख बुढ़ा कहा। वह लड़का सचमुच वैसा ही है जैसा कि हमने सुना था, एकदम बेशर्म, अड्डू और अपने आप में मस्त। बुजुर्ग मुखिया से पूरे संप्रदाय में आज तक किसी ने भी इस तरह से बातें नहीं की। अरे, पूरे संप्रदाय की तो दूर की बात है, आसपास के दूर दूर तक के क्षेत्रों में भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह हमारे संप्रदाय के बुजुर्ग मुखिया से इस तरह से बातें कर ले। उस लड़के ने सचमुच आश्चर्यजनक हिम्मत दिखाई है। पहले आचार्य ने गर्म सांस छोड़ते हुए हैरानी जताई, आखिर उस लड़के में इतनी हिम्मत आई कहाँ से आई। मुझे लगता है कि वह जल्द ही बुजुर्ग मुखिया के गुस्से का सामना करने वाला है। हिमांशी भी अपने जगह पर स्तब्ध खड़ी थी, उसे अपनी कानों सुनी पर यकीन नहीं हो रहा था। वह प्रलय को अजीब नजरों से घूर रही थी। तभी वह खुद में बड़बड़ाई, ये लड़का सचमुच सनकी है, क्या उसकी मति मारी गई है जो उसने सांप्रदाय के बुजुर्ग मुखिया को मूर्ख बुढ़ा कहा। प्रलय के शब्दों को सुनकर सभी स्तब्ध थे। फिलहाल सभी बुजुर्ग मुखिया के प्रतिक्रिया के प्रतीक्षा में थे और वे बारी बारी से कभी बुजुर्ग मुखिया को तो कभी शांति से खड़े प्रलय को घूर रहे थे। सभी के सोच के विपरीत बुजुर्ग मुखिया शांत था, हालांकि वह मन ही मन प्रलय की हिम्मत देखकर सदमे में था। आज तक किसी ने भी उससे इस तरह से बातें नहीं की थी। यहाँ तक कि जो लोग उसके समकक्ष थे उन्होंने भी कभी उससे इस लहजे में बातें नहीं की, लेकिन उसके सामने खड़े उस तुच्छ युवक ने उससे इस तरह से बातें करने की हिम्मत की, जो पिछले 6 सालों से नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर भी नहीं पहुंच पाया था। आखिर उसमें इतनी अकड़ किस बात की है? क्या वह सनकी है? बुरा मन ही मन खुद से बोला, इस छोटे बदमाश ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है, लेकिन अब देखना यह है कि वह वास्तव में इस हिम्मत के काबिल है या उसकी मति मारी गई है।
आखिर उसने क्या सोचकर मुझे मूर्ख बुढ़ा कहा। तभी उसने प्रलय पर अपनी आंखें टिका दिया और उससे कहा, छोटे बदमाश, अगर मुझे तुम्हारा कारण उचित नहीं लगा तो मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालूंगा। अब चलो जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने मुझे मूर्ख बुढ़ा क्यों कहा। बुजुर्ग मुखिया के बात के साथ अब सभी प्रलय को गौर से देख रहे थे और उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी की आंखें उत्सुकता से भरी हुई थी और वे जानना चाहते थे कि क्या वह अपने जवाब से बुजुर्ग मुखिया को संतुष्ट कर पाएगा। इस गर्म माहौल में एक नज़र आंखें घूमने के बाद प्रलय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वरिष्ठ आचार्य, मैंने आपको मूर्ख बुढ़ा इसलिए कहा क्योंकि आपने मूर्खता दिखाई थी। आप मुझे दंड देना चाहते थे, लेकिन आपने एक बार भी यह जानने का कोशिश नहीं किया कि आप मुझे जो दंड देना चाहते हैं, मैं उसका हकदार हूं भी या नहीं। क्या आपने एक बार भी मेरी क्षमता की जांच की कि मैं अपने जुबान के मुताबिक नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंच पाया भी या नहीं। आप कैसे मुखिया हैं, जो बिना ये सुनिश्चित किए ही आपने फैसला ले लिया कि सामने वाला कसूरवार है भी या नहीं। क्या आप हर बार इसी तरह से फैसला लेते हैं? फिर तो मैं कहूँगा कि आप मुखिया बनने के योग्य नहीं हैं। अब आप ही बताइए कि क्या मैंने आपको मूर्ख बुढ़ा कहकर कोई गलती किया है। प्रलय की बातें सुनकर सभी सदमे में थे। एक आचार्य ने फुसफुसाहट भरी स्वर में कहा, इस लड़के ने अभी अभी क्या कहा कि बुजुर्ग मुखिया संप्रदाय के मुखिया बनने के योग्य नहीं हैं। अरे भाई, सांप के बिल में हाथ क्यों डाल रहे हो? कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच तो लो, क्यों अपने मौत को न्योता दे रहे हो। उद्धरण चिन्ह। दूसरे आचार्य ने कहा, ये सन की लड़का मरना चाहता है क्या? वह इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? क्या वह बुजुर्ग मुखिया को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। तीसरे आचार्य ने कहा, इसने अभी अभी क्या कहा? बुजुर्ग मुखिया को फैसला लेना नहीं आता। अरे भाई, पर उन्होंने गलत फैसला किया क्या? उन्होंने तुम्हारी क्षमता की जांच इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि कोई भी 3 दिनों में शून्य से नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर नहीं पहुंचता। वक्त लगता है इसमें, वक्त। अगर शून्य से नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंचना इतना आसान होता तब तो हम सभी कचरा हैं जो हमने अपने समय में शून्य से नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंचने में हमने 5-6 महीनों का समय लगाया था। और तुम तो 6 सालों से तुम शून्य पर अटके हो, तो कोई सोच भी कैसे सकता है कि तुम 3 दिनों में शून्य से नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर। कहते हुए अचानक उस आचार्य की बोलती बंद हो गई। जब उसने अनिच्छा से प्रलय की क्षमता की जांच की तो उसका मुंह हैरानी में खुलकर खुला रह गया। वह हैरानी में बड़बड़ाया, क्या सच में इस लड़के ने इन 3 दिनों के साधना से शून्य से नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंच गया? प्रलय की क्षमता देखकर वह आचार्य इतना हैरान था कि उसने बड़बड़ाते हुए ही अपनी बात इतनी जोर से कह दिया था कि उसकी बात को कक्ष में बैठे सभी लोगों ने सुन लिया था। हिमांशी भी बहुत हैरान थी। भले ही यह एक बहुत ही मामूली बात थी कि कोई शून्य से नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंच गया और कोई इस पर ध्यान भी ना दे, लेकिन ये बात कहीं से भी मामूली नहीं थी कि कोई 3 दिनों में शून्य से नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंच गया। ये वास्तव में एक चौंकाने वाली घटना था, जिसका एक ही मतलब था कि सामने खड़ा युवक साधारण नहीं था, वह बहुत प्रतिभाशाली था। लेकिन यदि वह इतना ही प्रतिभाशाली था तो पिछले 6 सालों से वह शून्य पर क्यों अटका हुआ था? ये बात सोचने वाली थी। सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उसे हैरानी में देख रहे थे, मानो वह स्वर्ग से उतरा हुआ एक दिव्य पुरुष हो, जिसकी महिमा और शोभा से वे सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। और आज इस बात को पूरे 1 महीने बीत गए हैं, लेकिन आज भी संप्रदाय का कोई भी शिष्य इस बात को हजम नहीं कर पाया है। संप्रदाय के आंतरिक परिसर में इस समय ढेरों शिष्य एकत्रित थे और वे इसी बारे में आलोचना कर रहे थे। अचानक एक शिष्य गुस्से में चिल्लाया, बस अब बहुत हुआ। इस बात को सुनकर मेरा दिमाग पक गया है कि उस कचरे ने, जब उसे संप्रदाय से बाहर निकाला जाने वाला था तो उसने अंतिम 3 दिनों में शून्य से नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। सभी लोग उसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? जहां देखो वहां सिर्फ उसी की बातें। वह सिर्फ नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर है। वह कोई अमर नहीं, वह तो मेरे एक हमले का भी सामना नहीं कर पाएगा। आज परिसर में हर तरफ क्रोधित शिष्यों के मुंह से इसी तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। सभी के सभी प्रलय को बुरी तरह से पीटना चाहते थे और उसे हराना चाहते थे, ताकि पूरे संप्रदाय में जो हर तरफ उसी की बातें चल रही थी उसे खत्म किया जा सके।
उस दिन जब सभी की तरह बुजुर्ग मुखिया को पता चला कि प्रलय ने सचमुच वह कर दिखाया जो उसने कहा था, तो न सिर्फ उसने प्रलय को उसके बातों के लिए माफ कर दिया था बल्कि उसने उसे अपना शिष्य ही बना लिया था, और यह बात संप्रदाय के सभी शिष्यों को अखर गई थी। बुजुर्ग मुखिया संप्रदाय का एक ऐसा गुरु था जो बहुत मुश्किल से किसी को अपना शिष्य बनाता था, और वो बहुत ही खास और प्रतिभाशाली शिष्य होते थे। उसके इतने कम शिष्य थे कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। संप्रदाय के सभी शिष्यों का ये सपना होता था कि उनका गुरु बुजुर्ग मुखिया हो, लेकिन लाखों में एक ही उसका शिष्य बन पाता था। इसलिए प्रलय जैसा कोई कचरा बुजुर्ग मुखिया का शिष्य बन गया है, ये किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और इसलिए संप्रदाय के सभी शिष्य उसे बहुत बुरी तरह से पीट कर यह साबित करना चाहते थे कि वह कितना कमजोर है और एक कचरे के साथ सोने की तरह व्यवहार न किया जाए। सभी लोग बेसब्री से 2 महीने बाद होने वाले शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे प्रलय को पीट सके। अब क्योंकि प्रलय बुजुर्ग मुखिया का शिष्य बन गया था, इसलिए संप्रदाय के किसी भी शिष्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे सामने से जाकर प्रलय को पीट सके और उसे उसकी औकात दिखा सके, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बुजुर्ग मुखिया उन्हें जिंदा चबा जाएगा। यही कारण था कि अब कोई भी सीधे प्रलय के मुंह पर ताने मारने और उसका उपहास उड़ाने जैसा कार्य नहीं करता था, सभी उसके पीठ पीछे बुराई करते थे। लेकिन ये बात सच थी कि संप्रदाय के सभी शिष्य उसे पीटना चाहते थे, कम से कम एक बार, क्योंकि उसने उन सभी की इज्जत धूमिल कर दी थी। वह एक बेकार कचरा था जो पिछले 6 सालों से शून्य पर अटका हुआ था, लेकिन अचानक से वह अंतिम 3 दिनों में जब उसे संप्रदाय से बाहर निकाला जाने वाला था तो वह नींव निर्माण चरण के पहले स्तर पर पहुंचकर संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बन गया, और वो भी बुजुर्ग मुखिया का शिष्य जिसका शिष्य बनने का सभी सपना देखते थे। बुजुर्ग मुखिया ने उसे अपना शिष्य चुना था, जिसका साफ मतलब था कि वह बुजुर्ग मुखिया के नज़रों में उन सभी से ज़्यादा बेहतर था, और यही बात सभी को ज़्यादा अखर गई थी। और यही कारण था कि संप्रदाय के सभी शिष्यों के दिलों में उसके लिए कड़वाहट की, उन्हें बस मौके की तलाश थी और वे साबित करना चाहेंगे कि प्रलय हमेशा से कचरा था और कचरा ही रहेगा। खैर, प्रलय पिछले 1 महीने से आंतरिक शिष्य के रूप में संप्रदाय के आंतरिक शिष्य निवास में रह रहा था और अब उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब बाहरी शिष्यों की तरह ना तो उसे कोई काम करना पड़ता था और ना ही उसे किसी के दबाव में आकर रहना पड़ता था। पहले की तरह पिछले 6 सालों में उसने बहुत कुछ सहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब संप्रदाय का हर शिष्य उसका सम्मान करता था, भले ही वे उसके पीठ पीछे जलते हो और उसकी बुराई करते हो, लेकिन सामने से कोई भी उससे ऊंची आवाज में भी बात करने की भी हिम्मत नहीं करता। अब प्रलय का अधिकतर समय उस चतुर युवती हिमांशी के साथ बिताता था। हिमांशी असल में बुजुर्ग मुखिया की पोती थी, लेकिन ये बात संप्रदाय में कोई नहीं जानता था। वह तो एक रात प्रलय ने चुपके से हिमांशी को बुजुर्ग मुखिया को दादाजी कहते हुए सुन लिया था। हुआ यूं था कि हिमांशी रोज रात को बुजुर्ग मुखिया के कमरे में जाती थी। प्रलय ने कई दिनों तक उसको ऐसा करते हुए देखा था। हर बार वह जब हिमांशी को रात को बुजुर्ग मुखिया के कमरे में जाते देखता तो उसके मन में गलत भावना आती, और वह सोचता था कि आखिर बुजुर्ग मुखिया हिमांशी को रोज रात को अपने कमरे में क्यों बुलाता था। उसने कई गलत धारणाएं बना लिया था। वह सोचता था कि बुजुर्ग मुखिया एक दुष्ट व्यक्ति है जो उस युवती का शोषण करता है। लेकिन उसकी यह धारणा उस रात पूरी तरह से बदल गई जब उसने चुपके से उन दोनों की निगरानी की तो उसे उन दोनों का वह राज पता चला जो कोई नहीं जानता था। वे दोनों दादा पोती थे, उन दोनों के बीच बहुत स्नेह था। वे दोनों रोज रात में साथ में खाना खाते थे और ढेर सारी बातें करते थे, और यह रोज का था। अक्सर शांत और सख्त रहने वाली हिमांशी अपने दादाजी के पास जाते ही बहुत बातूनी बन जाती थी, और एक लाडली बेटी जिस तरह से अपने पिता से बड़े दुलार प्यार से बातें करती है, ठीक वैसे ही वह अपने दादाजी से बातें करती थीं। खैर, ये जानने के बाद प्रलय के दिल में उन दोनों के लिए इज्जत बढ़ गई थी और उसने दोबारा कभी हिमांशी को बूढ़े के कमरे में जाते हुए देखने की कोशिश नहीं किया। खैर, बुजुर्ग मुखिया ने खुद हिमांशी को प्रलय को अपने साथ रखने और उसे प्रशिक्षित करने का जिम्मेदारी दी थी। वह हमेशा उसे कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी, लेकिन वह उसके प्रति सख्त ही रहती थी। प्रलय पिछले 1 महीने से उसके साथ रह रहा था, लेकिन अब भी वह लड़की उसके समझ में नहीं आती। वो उससे कितना भी बात करना चाहे, वह उससे बातें नहीं करती थी। क्यों ना वह उसके सामने अपना सिर पटक पटक कर मर जाए, जब तक उसे बोलने की जरूरत नहीं आती थी वह प्रलय से एक शब्द नहीं कहती थी। वह उससे 2 ही समय पर बोलती थी,
पहले जब वह उसे कुछ सिखाती थी और दूसरा जब वह उसे धमकी देती थी कि अगर उसने अच्छे से मेहनत नहीं की और उसके गुरुजी यानी दादाजी की नाक कटवा दी तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता के 1 महीने पहले का दिन था। आज हिमांशी प्रलय के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आ रही थी। वह उसे बुजुर्ग मुखिया के आवास के आंगन में रोज की तरह युद्ध तकनीकों का अभ्यास करवा रही थी, ताकि कल जब प्रलय प्रतियोगिता में लड़ाई करने के लिए मैदान में उतरे तो वह उसके दादा का नाक ना कटवाए। उसे भी संप्रदाय में क्या चल रहा था इस बारे में सब कुछ पता था। वह जानती थी कि संप्रदाय के सभी शिष्य प्रलय को बहुत पीटना चाहते हैं और क्यों, ये तो हर कोई जानता है। और अगर ऐसा हुआ और प्रलय उनसे पीट गया तो बुजुर्ग मुखिया की बदनामी होगी, जो कि हिमांशी नहीं होने देना चाहती थी। लगातार अभ्यास करते करते प्रलय का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और वह थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन हिमांशी उसे आराम करने का मौका नहीं दे रही थी। वरिष्ठ बहन, आप बच्चे की जान लेना चाहती हैं क्या? क्यों कर रही हैं मुझ पर इतना जुल्म? आप पहले ही मुझसे 1 घंटे ज़्यादा अभ्यास करवा चुकी हैं और अब मैं और अधिक अभ्यास नहीं कर सकता। प्रलय ने जब देखा कि हिमांशी को उसकी दुख तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, तो वह थक हार कर अंततः बोला। चैप्टर 13 कैसे छुड़ाऊं इस लड़की से पीछा। वरिष्ठ बहन, आप बच्चे की जान लेना चाहती हैं क्या? क्यों कर रही हैं मुझ पर इतना जुल्म? आप पहले ही मुझसे 1 घंटे ज़्यादा अभ्यास करवा चुकी हैं और अब मैं और अधिक अभ्यास नहीं कर सकता। प्रलय ने जब देखा कि हिमांशी को उसकी दुख तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, तो वह थक हार कर अंततः बोला। वैसे तो हिमांशी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी, लेकिन इस बार उसने उसके बात को नज़रअंदाज नहीं किया और उसे गुस्से में घूरते हुए झल्लाकर कहा, ये क्या? वरिष्ठ बहन, लगा रखा है। क्या मैं तुम्हें वरिष्ठ लगती हूँ? तुमसे 5-10 साल बड़ी नहीं हूँ मैं। सिर्फ हिमांशी बोला करो, समझ गए? और हाँ, अभी तुम्हारी आज की प्रशिक्षण पूरी नहीं हुई, अभी पूरे 2 घंटे बाकी हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या 2 घंटे? प्रलय अपना सिर पकड़कर चीखा। हिमांशी उसके सामने एक लकड़ी के कुर्सी पर आराम से बैठी हुई थी। उसने आज एक हल्का बैगनी गाउन पहना हुआ था जिसमें उसके शारीरिक कर्व्स बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। उसका दूध सा सफ़ेद सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा दिख रहा था, जिस पर अद्भुत चमक थी। फिलहाल प्रलय की हैरानी और अनिच्छा से भरे उसके चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपनी नज़रें अपने गोद में रखे किताब पर टिका दिया और उसे पढ़ने लगी। तुम कितनी बेरहम हो, तुम पहले ही मुझसे 1 घंटे अधिक अभ्यास करवा चुकी हो और कह रही हो कि अब भी 2 घंटे बाकी है। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? सामने कुर्सी पर बैठी आराम से किताब पढ़ रही हिमांशी को देखकर प्रलय चिल्लाया। देखो प्रलय, शोर मत करो, मुझे पढ़ाई करने दो। क्यों मुर्गे की तरह मेरे सिर पर बार बार चिल्ला रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आती कि इससे मेरा ध्यान भंग हो रहा है? कहते कहते कुछ क्षण रुककर, मानो कुछ याद आ गया हो, अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई थी। वो मैंने तुम्हारे अभ्यास का समय बढ़ा दिया है और अब तुम्हें रोज 3 घंटे अधिक अभ्यास करने पड़ेंगे। इसलिए अब चिल्लाना बंद करो और जल्दी से अपना बचा हुआ 2 घंटे का अभ्यास पूरा करो। अपने भावशून्य स्वर के साथ किसी महारानी की तरह आदेश देते हुए हिमांशी ने फिर से किताब पढ़ना शुरू कर दिया। हिमांशी की बातें सुन प्रलय अस्वीकृति में चिल्लाया, 6 घंटे कम थे क्या, जो तुमने 3 घंटे और बढ़ा दिए? मैं नहीं करूँगा और 3 घंटे अभ्यास। प्रलय ने अभ्यास करने से मना कर दिया। ये सुन हिमांशी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा और कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें आदेश दिया है और यदि तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हारा खाना पीना और हर महीने जो तुम्हें संप्रदाय की ओर से कीमती गोलियां मिलती है सब बंद करवा दूंगी। मुझे मंजूर है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। प्रलय ने बिना किसी परवाह के जल्दी से जवाब दिया। ये सुन हिमांशी को हैरानी नहीं हुई। वह जान रही थी कि उसके सामने खड़ा युवक बहुत ही ढीठ है और उसे कैसे राजी करवाना है। उसने बहुत आराम से कहा, अगर तुम संप्रदाय से निष्कासित होना चाहते हो तो करो अपनी मनमानी, फिर तुम समझना। कहकर वह फिर से पुस्तक पढ़ने लगी। ये देख प्रलय ने गुस्से और निराशा में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने आह भरते हुए अपने मुंह से गर्म सांस छोड़ी और हिमांशी को ठंडी नज़रों से देखा। वह असहाय महसूस कर रहा था। उसे याद आया कि उसके पिछले 2 महीने किस तरह से बीते थे। इस क्रूर लड़की ने उसका जीना हराम कर दिया था। वह उसे बहुत मुश्किल से खुद से दूर जाने देती थी।
वह उससे दिन भर में 6 घंटे अग्निप्रहार तकनीक का अभ्यास करवाती थी, जिसका समय सीमा बढ़ाकर उसने अब 9 घंटे कर दिया था। इसके अलावा वह उससे प्रतिदिन 10 घंटे साधन करवाती थी और जो समय शेष बचता था, उतने में प्रलय को अपना रोजमर्रा का सारा काम निपटाना पड़ता था। खाना पीना और सोना सब कुछ उसे इतने ही समय में करना पड़ता था। यही कारण था कि बीते 2 महीनों में प्रलय अपनी क्षमता में उतना वृद्धि नहीं कर पाया था जितना कि वह कर सकता था। हाँ, लेकिन बीते 2 महीनों में उसने अग्निप्रहार तकनीक में कुशलता प्राप्त कर लिया था, साथ ही वह नींव निर्माण चरण के दूसरे स्तर पर पहुंचने के मध्य मार्ग पर था। प्रलय ने जितना उम्मीद किया था एक दिव्य शरीर को विकसित करना, उससे कहीं अधिक जटिल था। उसका शरीर बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह था जिसमें अंतहीन ऊर्जा समा सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास ऊर्जा की कमी थी। यदि प्रलय के पास ऊर्जा का भंडार होता तो वह निश्चित तौर पर खुद को तेजी से शक्तिशाली बना लेता, और यदि एक बार वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाए, इसके बाद वह स्वर्गीय रक्त पौधे के खोज पर निकलेगा ताकि वह अपनी मां को ठीक कर सके। फिलहाल वह हिमांशी को देखते हुए इस उधेड़बुन में था कि वह उससे पीछा छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे। हिमांशी उसे कभी भी अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने देती थी, क्योंकि वह हमेशा उसे अभ्यास करते हुए देखना चाहती थी। दरअसल हिमांशी को लगता था कि प्रलय एक आलसी और नालायक प्रवृत्ति का युवक था, और यदि वह हर समय उस पर निगरानी नहीं रखेगी तो वह नियमित रूप से अभ्यास नहीं करेगा, ऐसे में वह कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। जबकि उसका मानना था कि यदि प्रलय बुजुर्ग मुखिया का शिष्य रहना चाहता है तो उसे बुजुर्ग मुखिया के मान सम्मान का ध्यान रखना होगा, जिसके लिए उसे बहुत शक्तिशाली होना होगा, कम से कम इतना कि कोई भी सामने से आकर उसे चुनौती देने से पहले 100 बार सोचे। हिमांशी के अलावा बुजुर्ग मुखिया के जितने भी शिष्य थे सभी अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे, प्रलय को छोड़कर, बस इसलिए वह उसे इतनी कड़ी मेहनत करवा रही थी। तभी प्रलय ने सोचा, मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऊर्जा की है जो मैं इस लड़की की वजह से हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, और बिना ऊर्जा के मैं अपने दिव्य शरीर का विकास नहीं कर सकता। इस समय मेरे पास ऊर्जा के 2 ही स्रोत हैं, पहला संप्रदाय की ओर से हर महीने मिलने वाली ऊर्जा वर्धक गोलियां और दूसरा वातावरण में मौजूद प्राकृतिक ऊर्जा जिसे मैं ध्यान साधना के माध्यम से अवशोषित करता हूं, लेकिन दोनों ही स्रोतों से मुझे इतना कम ऊर्जा प्राप्त होता है कि अगर मैं उनके भरोसे बैठा रहा तो मुझे 100 साल बीत जाएंगे नींव निर्माण चरण के दूसरे स्तर पर पहुंचने में। लेकिन यदि मैं जंगलों में जाकर बड़े स्तर के जानवरों का शिकार करूं और उन्हें मारकर उनके जीवन सार और आत्मीय शक्ति को अवशोषित करूं, तो शायद मैं अपनी क्षमता तेजी से बढ़ा पाऊं। अचानक प्रलय की आंखें चमक उठी, उसके चेहरे पर संतोष का भाव था और उसकी आंखों में एक पतली सुनहरी रोशनी थी, जो उसके मन में चल रहे किसी अज्ञात रहस्य से जुड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ऐसा सोच रहा था जो उसे उसके खुद के मकसद में कामयाब करवा सकता था। तभी प्रलय अजीब तरह से मुस्कुराया और उसके मुंह से कुछ शब्द निकल गए, हे मेरा क्लोन। भले ही उसकी मुस्कान व्यक्तिगत रूप से थी और उसे कोई भी देख नहीं सकता था, लेकिन हिमांशी की तेज नज़रों से वह छिप नहीं सकी। उसने तुरंत उस पर सवाल दाग दिया, तुम्हारे दिमाग की तारें ढीली हो गई है क्या, जो तुम पागलों की तरह खुद में मुस्कुरा रहे हो? हिमांशी ने बिना उसकी तरफ देख कहा। ये सुन प्रलय के चेहरे के भाव बदल गए और उस पर निराशा के भाव दिखाई दिए, जो अस्वाभाविक और असंतोष से भरे हुए थे। उसने एक नज़र हिमांशी के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो स्वाभाविक ढंग से किताब की ओर झुकी हुई थी, और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह बिल्कुल भावशून्य होकर किताब पढ़ने में लीन थी। प्रलय ने अजीब सा मुंह बनाया और अपनी नज़रें वापस खींच ली और वापस से अभ्यास करने लगा। अल्पविराम। आज के सभी कार्यों से निपटने के बाद प्रलय के पास सोने के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे थे। उसने इसके लिए हिमांशी को मन ही मन गाली दिया और अपने कमरे में आते ही अंगूठी की दुनिया में चला आया, जहां उसने सबसे पहले अपने दिन भर के थकान को मिटाने के लिए 12 घंटों की एक गहरी नींद ली। चून की बाहरी दुनिया का 3 घंटा यहाँ के 300 घंटों के बराबर था, इसलिए अब भी उसके पास 288 घंटे बचे, जो कि 12 दिनों के बराबर था। तभी वह खुद में बड़बड़ाया, मेरे पास सिर्फ 12 दिन हैं और मुझे बचे हुए आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके इतने समय में ही अपने क्लोन में जान डालना होगा। दरअसल प्रलय अंगूठी की दुनिया में पिछले 1.5 साल से अपना क्लोन तैयार करने में लगा था, लेकिन वह अभी तक उसमें सफल नहीं हो पाया था। बाहरी दुनिया में प्रलय को आंतरिक शिष्य बने पूरे 2 महीने हो गए थे।
और क्योंकि बुजुर्ग मुखिया ने हिमांशी को प्रलय को प्रशिक्षित करने का आदेश दिया था, इसलिए हिमांशी प्रतिदिन उसे कड़ी मेहनत करवाती थी, जिस वजह से प्रतिदिन प्रलय का अधिकतर समय अभ्यास करने में चला जाता था। हिमांशी को लगता था कि वह प्रलय से कड़ी मेहनत करवा के बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह प्रलय का कितना नुकसान करवा रही थी। जितना समय वह बाहरी दुनिया में अभ्यास करता था, यदि उतना ही वह अंगूठी की दुनिया में अभ्यास करता तो वह अब तक बहुत शक्तिशाली हो गया होता। हाँ, लेकिन एक और समस्या थी, प्रलय के पास अपने दिव्य शरीर को विकसित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी और उसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। लेकिन क्योंकि हिमांशी उसे खुद से दूर नहीं जाने देती थी, इसलिए उसे अपने लिए ऊर्जा भंडार एकत्रित करने का समय भी नहीं मिल रहा था। जिस समय वह इस समस्या से बहुत परेशान था, उसे जीतू चंद्रा के प्राचीन किताब में एक खास तकनीक मिली, जिसका नाम था क्लोन निर्माण तकनीक। यह एक जटिल तकनीक था, जिसका इस्तेमाल करके प्रलय अपना क्लोन तैयार कर सकता था, जो हूबहू उसी के जैसा होगा। इस तकनीक में कई चरण और शर्तें थीं, जिसके अनुसार एक पूर्ण क्लोन तैयार करने के लिए एक इंसानी शरीर और ढेर सारी आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी। इंसानी शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और चोट रहित होना चाहिए, और सबसे मुख्य शर्त, शरीर मृत नहीं होना चाहिए। पहले चरण में इंसानी शरीर के दिमाग से उसके यादों को नष्ट करना होता है, और फिर दूसरे चरण में उस शरीर से उसकी आत्मा को अलग करके उसमें अपनी आत्मा का कुछ अंश डालना पड़ता है। जबकि तीसरे चरण में इंसानी शरीर को रूप देना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और तीसरे चरण के बाद ही क्लोन जीवन के लिए तैयार हो जाता है, और क्लोन बनाने वाले को अपना एक नवजात क्लोन प्राप्त हो जाता है। चौथे चरण में अपने नवजात क्लोन को प्रशिक्षित करना पड़ता है और उसे ज्ञान देना पड़ता है। पांचवा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें क्लोन का परीक्षण किया जाता है कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, और कमी मिलने पर उसे दूर किया जाता है, और इस तरह से क्लोन बनाने वाले को अपना एक पूर्ण क्लोन प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक क्लोन तैयार करना जितना आसान लग रहा था, यह उतना ही मुश्किल और जटिल था, जिसमें लंबा समय लगता था, और एक क्लोन बनाने वाले को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि जरूरी नहीं कि उसे एक बार में ही सफलता मिल जाए। शायद हो सकता है कि आपका पूरा जीवन बीत जाए और आप एक पूर्ण क्लोन तैयार ना कर पाओ। प्रलय पिछले 1.5 सालों से अतुल के शरीर का इस्तेमाल करके अपना क्लोन तैयार कर रहा था। साधना के बाद वह पूरा समय क्लोन तैयार करने में ही देता था, और जब से उसकी संग्रहित की हुई ऊर्जा खत्म हो गई, शेष आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे उसने क्लोन तैयार करने के लिए बचा रखा था उसे छोड़कर, तब से वह अंगूठी की दुनिया में साधना भी नहीं कर रहा था। वह बस जल्द से जल्द अपना क्लोन तैयार करना चाहता था, और इस काम में वह तीसरे चरण पर पहुंच गया था। आज उसे अपने क्लोन को रूप देना है, जिसमें उसे भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। फिलहाल अपने सामने एक छोटे से चबूतरे जैसे मंच पर अचेत अवस्था में लेटे अपने क्लोन को देखकर, जिसे अभी रूप देना बाकी था, प्रलय बड़बड़ाया, एक बार मैं अपना क्लोन तैयार कर लूं, फिर मुझे हिमांशी के साथ नहीं रहना पड़ेगा, और फिर मैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकूंगा। चैप्टर 14 मेरा क्लोन। अपने सामने एक छोटे से चबूतरे जैसे मंच पर अचेत अवस्था में लेटे अपने क्लोन को देखकर, जिसे अभी रूप देना बाकी था, प्रलय बड़बड़ाया, एक बार मैं अपना क्लोन तैयार कर लूं, फिर मुझे हिमांशी के साथ नहीं रहना पड़ेगा, और फिर मैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकूंगा। फिर वह क्लोन के पास पालथी मारकर बैठ गया, आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने क्लोन में स्थानांतरित करते हुए क्लोन निर्माण तकनीक के हर छोटी से छोटी पहलू को ध्यान में रखते हुए वह उसे अपना रूप देने लगा। ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल और थका देने वाली थी। कुछ ही घंटों में प्रलय का दिव्य शरीर मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया, और उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह बहुत ही थका हुआ और सुस्त लग रहा था। इस समय क्लोन के इर्द गिर्द नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली सफ़ेद पारदर्शी आध्यात्मिक आभा का घेरा बना हुआ था, जो क्लोन के शरीर से उत्सर्जित हो रहा था। लगातार 2 दिनों तक क्लोन को रूप देने की प्रक्रिया में लगे रहने के कारण प्रलय का बहुत बुरा हाल हो गया था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके होंठ सूख गए थे, मानो बिना मधुरस के मधुमक्खी का छत्ता। उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत झुर्रियां भी उभर आई थी। उसने हार नहीं मानी और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहा, लेकिन तीसरे दिन के कुछ अंतिम घंटों में जब वह चौथे दिन में प्रवेश करने वाला था, अचानक उसने अपना संतुलन खो दिया और अचेत होकर गिर पड़ा। अभी भी आधे से अधिक काम अधूरा था।
कई घंटों बाद जब प्रलय को होश आया तो उसे अपने थकान में थोड़ी कमी महसूस हुई। उसने अपने अंगूठी से एक ऊर्जावर्धक गोली निकाली और उसे निगल और फिर से क्लोन को रूप देने की प्रक्रिया में जुट गया। देखते ही देखते अंगूठी की दुनिया में पूरे 11 दिन बीत चुके थे। अब भी रूप देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जल्द ही पूरा होने वाला था। प्रलय का हुलिया इस समय देखने लायक था। उसका नाजुक युवा चेहरा सूखकर कांटा हो गया था और वह किसी सूखे हुए टहनी की तरह लग रहा था। बस थोड़ा सा और फिर रूप देने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, प्रलय ने सोचा और लगा रहा। देखते ही देखते और कुछ घंटे बीत चुके थे। अंगूठी के दुनिया में सिर्फ 2 घंटे बचे थे, 12 दिन पूरा होने में, और वास्तविक दुनिया का 3 घंटा खत्म हो जाएगा। प्रलय ने अपनी पूरी क्षमता लगा दी और आखिरी कुछ बचे हुए मिनटों में उसका चेहरा खिल उठा। उसने आखिरकार तीसरे चरण में सफलता पा ली थी। क्लोन न सिर्फ उसका रूप ले चुका था, बल्कि उसमें जान भी आ गई थी। बस बाकी था तो उसे प्रशिक्षित करना और फिर एक छोटे से परीक्षण के बाद उसका क्लोन बाहरी दुनिया में जाने के लिए तैयार होगा। प्रलय बहुत थका हुआ था। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह चल फिर सके, इसलिए प्रक्रिया पूरा करते ही वह ऊर्जावर्धक गोली खाकर सो गया ताकि वह अपने थके हुए शरीर को आराम दे सके। कई घंटों बाद जब उसे होश आया तो वह कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि वह लगातार 3 दिनों तक सोया रहा था। उस हिसाब से बाहरी दुनिया में 1 घंटे ज़्यादा बीत गए थे। इस बात से उसका दिल घबरा उठा। हिमांशी बहुत ही सख्त थी, जो उसने उसके साथ पिछले 2 महीनों में रहकर जान लिया था। वह 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं करती थी, और प्रलय पूरे 1 घंटे देर हो गया था। हे भगवान, अब तो लुटिया डूबी समझो। ये सब सोचते हुए उसने अपने उंगली पर दांत काट लिया और कहा, वो लड़की पक्का मुझे मार डालेगी। मुझे पता है वो पिछले 1 घंटे से बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी और काफ़ी गुस्से में होगी या फिर और भी कुछ। ये सब सोचते हुए उसका मन कड़वाहट से भर गया। वह तुरंत अंगूठी की दुनिया से बाहर आ गया। सब कुछ स्पष्ट होने के बाद जब प्रलय ने कमरे का दुर्दशा देखा तो उसका हाल ऐसा हो गया मानो काटो तो खून नहीं। कमरे का दरवाजा जिसे उसने अंदर से बंद कर रखा था, वह कई टुकड़ों में टूटा हुआ था और कमरे के फर्श पर धूल की तरह बिखरा हुआ था, मानो किसी शक्तिशाली जीव ने उस पर बहुत शक्तिशाली हमला किया हो। कमरे में चीजें भी अस्त व्यस्त पड़ी हुई थीं और बेड भी टूटा हुआ था, मानो कमरे ने किसी के गुस्से का सामना किया हो। कमरे का दुर्दशा देखते हुए प्रलय अपना लार निगल गया और दिल में उठती घबराहट को कम करने का कोशिश की। वह अनुमान लगा सकता था कि यहाँ क्या हुआ होगा। रोज की तरह आज भी हिमांशी 3 घंटे पूरा होते ही यहाँ हाजिर हो गई होगी। फिर जैसा कि वह रोज करती थी, उसने उसे आवाज लगाया होगा और कहा होगा, प्रलय बाहर आओ, तुम्हारे अभ्यास का समय हो गया है। ये कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी नर्म और सहज होगी। लेकिन क्योंकि प्रलय अपनी अंगूठी की दुनिया में था, इसलिए जवाब न मिलने पर उसने फिर से उसी लहजे में आवाज लगाया होगा। लेकिन दूसरे बार आवाज लगाते समय उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई होगी। लेकिन जब दूसरी बार भी उसे प्रलय का कोई जवाब नहीं मिला होगा तो वह गुस्से में चिल्लाई होगी, बिल्कुल ऐसे, प्रलय क्या तुम मर गए हो। लेकिन फिर जवाब न मिलने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा और उसने गुस्से में 1-2 बार दरवाजा पिटा होगा, ताकि प्रलय अगर गहरी नींद में हो तो उठ जाए और तूफान आने से पहले खुद को सावधान कर ले। लेकिन फिर से जवाब न मिलने पर उसे काफ़ी गुस्सा आया होगा और दरवाजे पर जोर से मुक्का मारने से पहले वह चिल्लाई होगी, प्रलय तुम मेरे गुस्से को ललकार रहे हो, बाहर आ जाओ वरना नतीजे के लिए तैयार रहना। फिर से जवाब न मिलने पर उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया होगा और उसने दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा होगा, जिससे दरवाजा टूट गया होगा और कमरे में बिखर गया होगा, जिसे कि प्रलय अभी अपनी घबराए आंखों से देख पा रहा था। उस वक्त हिमांशी उसे बहुत बुरी तरह से पीटना चाहती होगी, लेकिन जब कमरे में मौजूद बेड के पास आकर उसने देखा होगा कि प्रलय बिस्तर पर नहीं है तो उसे और गुस्सा आया होगा, जिसे उसने बेड पर एक जोरदार मुक्का मारकर उतारा होगा। यही कारण था कि बेड बीच से टूटा हुआ था और उसमें दरार पड़ी हुई थी। प्रलय को इस वक्त अपने ऊपर दया आ रही थी। वह आह भरते हुए बड़बड़ाया, लानत है, इस लड़की ने तो मेरे अंदर अपना डर कायम कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे इस वक्त उससे इतना डर क्यों लग रही है। क्या मैं इतना कमज़ोर दिल का हूँ? बहुत सोचने के बावजूद भी उसका हिमांशी के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई।
वह जान रहा था कि वो पागल लड़की जहाँ कहीं भी होगी उसके खून की प्यासी बनी बैठी होगी, और यदि वह इस वक्त उसके सामने गया तो वह उसे मार डालेगी, कम से कम अपंग बनाकर छोड़ेगी। उसने एक गहरी सांस लिया और कहा, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इस वक्त उसके सामने ना जाऊं और आज दिन भर के लिए यहाँ से भाग जाऊं। यहाँ रहूंगा तो वह किसी ना किसी तरह से मुझे ढूंढ ही लेगी और फिर क्या होगा मैं अच्छे से जानता हूँ। जबकि अगर मैं बाहर रहा तो शिकार करके अपने लिए ऊर्जा भी एकत्रित कर सकता हूँ। वैसे भी मेरा ऊर्जा भंडार खाली हो गया है। मैं सीधे रात को आऊँगा, जब दादा पोती साथ में खाना खा रहे होंगे। उस वक्त उस पागल लड़की का मूड अच्छा रहता है, उसी वक्त मामला निपटा लूंगा। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। बुजुर्ग मुखिया के जितने भी शिष्य थे, सभी बुजुर्ग मुखिया के निवास में ही रहते थे, जहां उन्हें अपने लिए व्यक्तिगत कमरे मिले थे। आंगन की तरफ बढ़ते हुए प्रलय भगवान से एक ही दुआ कर रहा था कि हिमांशी आंगन में ना हो। वह जब आंगन में पहुंचने वाला था तो उससे पहले ही वह रुक गया और दीवार के कोने से लगकर बाहर आंगन में झांका। उसने देखा कि आंगन पूरी तरह से खाली था, वहां कोई भी नहीं था। ये देख उसने राहत की सांस ली और बड़बड़ाया, ये अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? प्रलय। तभी पीछे से एक आवाज प्रलय के कान में घुसी, जिसे सुनकर प्रलय का दिल अचानक धड़क उठा। उसे ऐसा लगा मानो वह चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। प्रलय पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक युवक उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वह उम्र में प्रलय से 4-5 साल बड़ा होगा। वह काफी रूपवान था, उसका रूप रंग किसी भी लड़की को दीवाना बना सकता था। उस युवक को देखते हुए प्रलय के मन में एक नाम उभर आया, दीपक। उस युवक का नाम दीपक था, जिसे प्रलय इन 2 महीनों में अच्छे से जान गया था। वह काफी नेक दिल का इंसान था और उसका प्रलय के प्रति हमेशा से दोस्ताना व्यवहार रहा था। वह जब भी प्रलय को हिमांशी की निगरानी में कड़ी मेहनत करते हुए देखता था तो उससे मुस्कुराते हुए कहता था, छोटे भाई, देखना एक दिन तुम बहुत काबिल बनोगे। वह जब भी प्रलय से ऐसा कहता था, प्रलय उसे देखकर मुस्कुरा देता था। फिलहाल, छोटे भाई, ये तुम किसे झांक रहे थे? क्या तुम किसी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो? हाँ। दीपक प्रलय की तरफ बढ़ते हुए हंसते हुए बोला। प्रलय ने दीपक को देखकर उसका अभिवादन किया और आत्मा उपहास में मुस्कुराते हुए अपने सिर के बाल को सहलाया और कहा, कुछ नहीं बड़े भाई, वो तो मैं बस वो। प्रलय को लड़खड़ाते देख दीपक ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं भाई, वो मैं रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाया था ना, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ सा लग रहा है। प्रलय ने झट से जवाब दिया, मानो वह जल्द से जल्द अपनी बात खत्म करके भागना चाहता हो। अच्छा बड़े भाई, मैं चलता हूँ, आपसे फिर कभी बात करूँगा। कहकर प्रलय वहां से दौड़ने की स्थिति में आंगन से होते हुए आवास के निकास द्वार की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम थोड़े तेज थे और वह सावधानी से आसपास देखते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था, मानो वह किसी की नज़रों से बचकर भाग रहा हो। इसे क्या हुआ? ये इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा था? दीपक ने प्रलय के इस अजीब से रवैये को देखकर सोचा और धीरे से चिल्लाया, छोटे भाई, सुनो, मेरी बात सुनो। प्रलय ने जब देखा कि दीपक उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे आ रहा है तो उसने अपना कदम और तेज कर लिया, मानो उसने उसकी बात सुना ही ना हो। वह फटाफट आवास के बैठक हॉल में आ गया, जिसके अंत में आवास से बाहर निकलने का निकास द्वार था। वह तेजी से द्वार पर पहुंच गया और जैसे ही दरवाजे के हैंडल को पकड़कर वह दरवाजे को खोलने वाला था, अचानक एक आवाज ने उसे पीछे घूमकर देखने को विवश कर दिया। आवाज किसी चीज के नीचे गिरने की थी। दरवाजा खोलने से पहले प्रलय ने नजर घुमाई और देखा तो पाया कि जहां से आवाज आई थी वहां एक मोटा सा चूहा था और उसी की वजह से वह शोर हुआ था। चूहे को गौर से एक नज़र देखने के बाद प्रलय ने जल्दी से दरवाजा खोला और हड़बड़ी में बाहर निकल गया। लेकिन अभी वह मुश्किल से चौखट को पार भी नहीं कर पाया था कि इतने में वह सामने से आते किसी से टकरा गया। सामने जो कोई भी था इतना शक्तिशाली था कि उससे टकरा कर प्रलय को ऐसा लगा जैसे कि वह किसी मजबूत दीवार से टकरा गया हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, यह मेरी गलती है, हड़बड़ी में होने की वजह से मैं आपको देख नहीं पाया था, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रलय जब पीछे हटा तो वह ऐसा कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर गई
वह एकदम से घबरा गया, मानो उसने अपने सामने भूत देख लिया हो। प्रलय जिससे टकराया था वह और कोई नहीं बल्कि हिमांशी थी, जो इस समय खा जाने वाली नज़रों से उसे ही देख रही। उसकी आंखें जो अक्सर झील के पानी की तरह शांत रहती थी और दिल में रोमानी उत्साह भर देती थी, उसे देखने से आज बहुत डर लग रहा था। इस समय प्रलय की स्थिति देखने लायक थी। उसके चेहरे का घबराया हुआ रंग ऐसा था जैसे उसने एक खतरनाक जख्मी सांप के घाव पर पैर रख दिया हो, जिससे बचना उसके लिए कोई महान उपलब्धि हासिल करने जैसा होगा। अब क्योंकि प्रलय पकड़ा गया था, इसलिए अब उसका भागना दुश्वार था। उसने तुरंत अपनी घबराहट को छुपाया और हिमांशी को देखकर दांत बिचकाते हुए मुस्कुराया और बोला, हे अरे हिमांशी, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई। मैं कब से तुम ही को ढूंढ रहा था। कहाँ चली गई थी तुम? प्रलय के आवाज में हड़बड़ाहट थी, लेकिन वह हिमांशी से अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था और हिमांशी के चेहरे से नज़र तो बिल्कुल भी नहीं हटा रहा था, मानो उसे डर हो कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा छोड़ो, अब जब तुम आ ही गई हो तो चलो चलें। मुझे अभ्यास के लिए देर हो रही है। हिमांशी का गुस्सा पहले की तरह बरकरार था। जहां तक बात है, प्रलय की बातों को सुनकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था, क्योंकि वह जान रही थी कि प्रलय सीधे सीधे उससे सफ़ेद झूठ बोल रहा था। अच्छा छोड़ो, मैं जा रहा हूँ और जाकर अभ्यास शुरू करता हूँ, तुम आराम से आओ, ठीक है न? उद्धरण चिन्ह कहकर प्रलय पीछे मुड़ा और वहां से ऐसे भाग गया जैसे उसके पीछे लुटेरे पड़े हो। जाते वक्त उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। चैप्टर 15 हिमांशी का गुस्सा। अब क्योंकि प्रलय पकड़ा गया था, इसलिए अब उसका भागना दुश्वार था। उसने तुरंत अपनी घबराहट को छुपाया और हिमांशी को देखकर दांत बिचकाते हुए मुस्कुराया और बोला, हे अरे हिमांशी, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई। मैं कब से तुम ही को ढूंढ रहा था। कहाँ चली गई थी तुम? प्रलय के आवाज में हड़बड़ाहट थी, लेकिन वह हिमांशी से अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था और हिमांशी के चेहरे से नज़र तो बिल्कुल भी नहीं हटा रहा था, मानो उसे डर हो कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा छोड़ो, अब जब तुम आ ही गई हो तो चलो चलें। मुझे अभ्यास के लिए देर हो रही है। हिमांशी का गुस्सा पहले की तरह बरकरार था। जहां तक बात है, प्रलय की बातों को सुनकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था, क्योंकि वह जान रही थी कि प्रलय सीधे सीधे उससे सफ़ेद झूठ बोल रहा था। अच्छा छोड़ो, मैं जा रहा हूँ और जाकर अभ्यास शुरू करता हूँ, तुम आराम से आओ, ठीक है न? उद्धरण चिन्ह कहकर प्रलय पीछे मुड़ा और वहां से ऐसे भाग गया जैसे उसके पीछे लुटेरे पड़े हो। जाते वक्त उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। आंगन में आकर वह अग्नि प्रहार तकनीक का अभ्यास करने लगा था। इस समय प्रलय के दोनों हाथ के मुट्ठियों से आग की तेज लपटें निकल रही थी। अभ्यास के दौरान हिमांशी के बारे में सोचते हुए वह बड़बड़ाया, हिमांशी की आभा सचमुच बहुत ही खतरनाक है। जब तक मैं पर्याप्त शक्तिशाली ना हो जाऊं, मुझे उससे बचकर रहना चाहिए, वरना वो किसी दिन मेरी जान ले लेगी। प्रलय जब इस बारे में सोच रहा था, तभी उसने हिमांशी को गुस्से में अपनी तरफ आते हुए देखा। ये देख वह घबरा गया। इस वक्त हिमांशी की आंखों में एक अजीब सा ठंडापन था, जो उसके मजबूत जानलेवा इरादे को दर्शा रही थी। साथ ही उसके दोनों हाथ की मुट्ठियां कसी हुई थी और उनसे आग की तेज लपटें निकल रही थी। हिमांशी के मुट्ठियों से निकलने वाली आग की लपटें प्रलय के मुट्ठियों से निकलने वाली आग की लपटों से अधिक तेज और विनाशकारी थी। उनके आग की लपटों के ऊर्जा में बहुत बड़ा अंतर था, जिनमें अगर तुलना की जाए तो कहा जा सकता है कि उन दोनों के बीच चूहा और शेर जितना अंतर था। जहां प्रलय चूहा तो हिमांशी शेरनी थी। हिमांशी जैसे जैसे प्रलय के करीब बढ़ रही थी, प्रलय को उसके मजबूत आभा की वजह से खुद पर दबाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसने खुद को संभालने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उसने महसूस किया कि हिमांशी की ताकत उसके सोच से भी अधिक थी। वह उसकी तरफ बढ़ते हुए मौत की देवी लग रही थी। प्रलय की आंखें इस समय निराशा में डूबी हुई थीं। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह हिमांशी से डरा हुआ था, वह बस गंभीर था और इस बात को लेकर चिंतित था कि आखिर हिमांशी नाम की इस मुसीबत से वह अपना पीछा छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे। उसने तो उसकी आज़ादी ही छीन ली है। फिलहाल उसने जवाबी हमले के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही हिमांशी प्रलय के करीब पहुंच गई थी और उस पर हमला करने ही वाली थी कि इतने में वहां बुजुर्ग मुखिया की आवाज़ सुनाई दी। हिमांशी, शिष्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है,
क्या तुम इस वक्त मुझसे बात करने के लिए अभ्यास रोक सकती हो? इस बात को सुनकर हिमांशी एकदम से रुक गई और शांत हो गई, मानो उसके लिए उस बात से महत्वपूर्ण इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। वह पीछे मुड़ी तो उसने बुजुर्ग मुखिया को अपनी तरफ आते हुए देखा। शायद बुजुर्ग मुखिया समझ नहीं पाया था कि इस वक्त यहाँ क्या चल रहा था। वह मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। हिमांशी ने सिर झुकाकर बुजुर्ग मुखिया का अभिवादन किया। प्रलय ने भी बुजुर्ग मुखिया को प्रणाम किया और मन ही मन उन्हें सही समय पर आकर अनजाने में ही सही उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। बुजुर्ग मुखिया के हाथ में एक छोटा सा सुनहरा जेड बॉक्स था जो बहुत ही कीमती लग रहा था। मुखिया की बूढ़ी आंखें स्थिर थी और हिमांशी पर टिकी हुई थी, मानो वह उससे कुछ चाहता हो। उन्होंने कहा, हिमांशी, क्या तुम मेरे लिए इस जेड बॉक्स को एक व्यक्ति के पास पहुंचा दोगी? आपकी आज्ञा सिर आंखों पर आचार्य, कहिए इसे किसके पास पहुंचाना है? हिमांशी ने विनम्रता से पूछा। श्रीमान गिरिनाथ के पास। बुजुर्ग मुखिया ने सम्मान के साथ नाम लिया। ये नाम सुन प्रलय के मन में एक बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर उभर आई। प्रलय को याद आया कि वह इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानता है। श्रीमान गिरिनाथ कॉस्मोसिटी का एक बहुत बड़ा कीमियागर था और वह बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली औषधि गोलियां बनाता था। उसकी गोलियों की कॉस्मोसिटी में ही नहीं बल्कि बाहर के इलाकों में भी काफ़ी मांग में रहती थी। इतना ही अग्नि संप्रदाय में जितनी भी गोलियां छात्रों में आवंटित के लिए आती थी, सभी कीमियागर गिरिनाथ के पास से ही आती थीं। प्रलय की निगाहें इस समय बुजुर्ग मुखिया के हाथ में मौजूद सुनहरे जेड बॉक्स पर थी। वह अनुमान लगा सकता था कि यदि उस जेड बॉक्स को कीमियागर गिरिनाथ के पास पहुंचाना है तो जरूर उसमें बहुत कीमती वस्तु होगी। तभी बुजुर्ग मुखिया ने उस जेड बॉक्स को हिमांशी की तरफ बढ़ा दिया। हिमांशी ने उस जेड बॉक्स को एक दफ़ा अपनी चमकती आंखों से गौर से देखा और उसे अपने हाथ में लेकर अपने थैले में डाल लिया और वहां से जाने के लिए तैयार होते हुए बुजुर्ग मुखिया से कहा, आचार्य, मैं जल्द ही इसे इसके मुकाम पर पहुंचाकर आपको सूचित करती हूं। हिमांशी की बात खत्म होते ही उसके सामने एक उड़ने वाला बादल प्रकट हो गया। हिमांशी फौरन उस पर सवार हो गई और उड़ान भरने ही वाली थी कि उसने मुड़कर अपनी डरावनी आंखों से प्रलय को घूरा, जिससे प्रलय सहम उठा। उसने हिमांशी को नज़रअंदाज करते हुए तुरंत अपना नज़र दूसरी ओर घुमा लिया और उसके जाने का इंतजार किया। तभी हिमांशी के कुछ शब्द उसके कानों में गूंजी, प्रलय, मुझे नज़रअंदाज मत करो, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ये सुन प्रलय के दिल में धक सा हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो मौत ने उसे सामने से आमंत्रित किया हो। बुजुर्ग मुखिया प्रलय को देख रहा था। प्रलय ने अपने चेहरे से परेशानी को छुपाया और दांत बिचकाते हुए अनिच्छा से मुस्कुराया और बोला, हे अरे अरे, पर हिमांशी, मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ जाकर? तुम खुद जाओ न, वक्त क्यों बर्बाद करना? वक्त बहुत कीमती होता है, मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। प्रलय के इस बात को सुनकर हिमांशी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जिससे प्रलय को इतनी घबराहट महसूस हुई कि उसने सोचा कि इससे पहले कि उसके साथ कुछ बुरा हो वह हिमांशी के साथ बादल पर सवार हो जाए। लेकिन वह जानता था कि अगर वह उसके साथ गया तो वह उसके साथ कुछ भी कर सकती है और प्रलय चाहकर भी उससे खुद को नहीं बचा पाएगा। प्रलय को हिमांशी के साथ जाने में अनिच्छा प्रदर्शित करता देख बुजुर्ग मुखिया ने हंसते हुए कहा, प्रलय, बच्चे तुम कितना अभ्यास करोगे? रोज दिन भर तो अभ्यास ही करते रहते हो, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। यही बात आप अपनी पोती को नहीं समझा सकते क्या? वह मुझसे हर रोज दिन भर अभ्यास करवाती रहती है, फिर भी वह नहीं सोचती कि इसे कभी किसी दिन आराम करने का मौका दे दूं। अपनी पोती चाहती है कि मैं दिन रात अभ्यास और सिर्फ अभ्यास ही करता रहूं। आज तो हद ही कर दिया आपकी पोती ने। मैं 1 घंटे देर क्या हो गया, उसने तो मेरा कमरा ही तोड़ फोड़ दिया। भला कोई ऐसा करता है क्या? मैं अभी कमज़ोर हो तो क्या? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे मुझे डरा धमका कर अभ्यास करवाना चाहिए। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जिसका बदला मैं एक दिन अवश्य लूँगा। लानत है, भगवान ना करे कि ऐसी लड़की किसी की पत्नी बने, फिर वह न जाने अपने पति को डरा धमकाकर उससे क्या क्या करवाएगी। प्रलय अपने दिल में चल रहे इन सब बातों को बुजुर्ग मुखिया के सामने बकना चाहता था, लेकिन हिमांशी की वजह से ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी बुजुर्ग मुखिया ने प्रलय से कहा, प्रलय, सोच क्या रहे हो?
हिमांशी के साथ जाकर तुम भी घूम आओ। एक साधक को जितना अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, उतना ही उसे दुनियादारी के बारे में भी समझ रखना चाहिए। और लोगों के बीच जाओगे तभी तो तुम दुनियादारी सीखोगे। मेरी बात मानो, हिमांशी के साथ चले जाओ। प्रलय बुरी तरह से फंस चुका था। वह जान रहा था कि यदि वह बुजुर्ग मुखिया का बात नहीं मानेगा तो इसे बुजुर्ग मुखिया का अपमान माना जाएगा, इसलिए अब उसके पास हिमांशी के साथ जाने के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं था। प्रलय ने अनिच्छा से मुस्कुराया और हिमांशी से नजरें मिलाए बिना उड़ने वाले बादल पर सवार हो गया। अगले ही पल हिमांशी ने अपने हाथ को अजीब तरह से हिलाया, जिससे बादल तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगा। हिमांशी को लगा था कि जब वह बादल को आसमान में अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ाएगी तो प्रलय डर जाएगा और उससे सहारा मांगेगा, और वह उसे सहारा देने से मना कर देगी और प्रलय को अच्छी तरह से मजा चखाएगी। लेकिन प्रलय तो कहीं से भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वह बिल्कुल सहज खड़ा था, मानो बादल की सवारी करना उसके लिए आम बात हो। इस बात से हिमांशी को बहुत हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ऊंचाई पर जहां से बड़े बड़े घर तिनके के समान छोटे लग रहे थे, प्रलय को डर क्यों नहीं लग रहा था। क्या वह पहले भी कई बार बादलों की सवारी कर चुका है? हिमांशी इस समय हैरान इसलिए थी क्योंकि कोई भी साधक जब तक नींव निर्माण चरण के 5वें स्तर पर नहीं पहुंच जाता था, वह बादल की सवारी करना नहीं सीख सकता था, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। थोड़ी सी चूक और ऊंचाई से गिरकर आपकी जान जा सकती है। जबकि प्रलय तो इस समय नींव निर्माण चरण के दूसरे स्तर पर भी नहीं पहुंचा था, फिर वह इतना सहज कैसे था? क्या उसे ऊंचाई से डर नहीं लग रहा था? हिमांशी जो बात नहीं जानती थी वह ये थी कि प्रलय अपनी जादुई अंगूठी की दुनिया में बादलों की सवारी करने में महारत हासिल कर चुका था, और यही कारण था कि वह इस वक्त इतना सहज खड़ा था। वरना तो इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सहारा के बादलों की सवारी करने में नींव निर्माण चरण के 6ठे स्तर के साधकों की भी हालत खराब हो जाती है। हिमांशी ने उड़ान की गति और तेज कर दी, यहाँ तक कि उसने बादल को बड़े लापरवाही से उड़ाया, लेकिन इसके बावजूद वह प्रलय को डरा ना सकी। वह जब भी बादल की गति बढ़ाती अपनी तिरछी नज़रें प्रलय के चेहरे पर डालती और देखने का प्रयास करती कि क्या वह अब घबराया, और हर बार जब वह प्रलय को सहज देखती तो वह गति और बढ़ा देती। और ऐसा करते हुए वह जल्द ही एक बड़े इमारत के पास आ गई थी। अब तक उसका हैरानी गुस्से का रूप ले चुका था। नीचे उतरते समय उसने बादल को इतनी लापरवाही और अचानक से रोका कि प्रलय चाहते हुए भी खुद को संभाल नहीं पाया और आगे की ओर झुक गया। वो तो बस नीचे मुंह के बल गिरने ही वाला था कि अचानक उसकी बाएं हाथ हिमांशी के नाजुक पतली कमर से जा लगा, और इससे पहले कि वह नीचे गिरता उसने हिमांशी के कमर को जोर से पकड़ लिया था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि प्रलय कुछ समझ ही नहीं पाया था। स्थिति की समझ तो उसे तब हुई जब हिमांशी ने एक जोरदार लात मार के उसे खुद से दूर फेंक दिया था। इमारत के आसपास इस समय ढेर सारे लोग मौजूद थे। उन सभी ने हिमांशी के लात मारे जाने पर प्रलय को नीचे गिरते हुए देख लिया था। उन सभी ने हिमांशी को गौर से देखा और उसे पहचान गए। हिमांशी कॉस्मो सिटी की शीर्ष 5 सुंदरियों में से एक थी। कॉस्मो सिटी में उसके हजारों चाहने वाले थे। सभी ने उस अजनबी युवक को देखा जिसे उन लोगों ने आज से पहले हिमांशी के साथ कभी नहीं देखा था। वह अपने कपड़े से धूल साफ करते हुए हिमांशी पर चिल्ला रहा था, तुमने मुझे मारा क्यों? अगर तुम्हें मेरे स्पर्श से इतनी ही समस्या थी तो तुम बादल को इतनी तेज क्यों उड़ा रही थी? और तुम्हें इस तरह से अचानक से रोकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें बस मुझे परेशान करने के बहाने चाहिए। मुझे एक बार में मार क्यों नहीं देती तुम? तंग आ गया हूं मैं तुमसे। तुमने पिछले 2 महीने से मेरा जीना हराम कर रखा है। अब बस बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। एक युवक जो प्रलय को हिमांशी पर चिल्लाता हुआ देख रहा था, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये लड़का कौन है और हिमांशी पर चिल्लाने के लिए इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? दूसरे ने कहा, हिमांशी जितनी खूबसूरत है उतनी ही शक्तिशाली और खतरनाक भी। कॉस्मो सिटी में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो उससे इस लहजे में बात करने की हिम्मत दिखा सकते हैं। वाकई उसकी हिम्मत काबिले तारीफ है। अब देखना यह है कि इस पर हिमांशी का प्रतिक्रिया क्या होगी। दोस्तों ढेर सारे कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ एवटार द लॉर्ड ऑफ वॉरियर्स।